सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर डेट इज मटेरियल केमिस्ट्री उसका हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक उठाया है क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि केमिस्ट्री में क्रिस्टल के बारे में पढ़ाई करने की जरूरत क्या है ना। तो हमें पता है कि हमारे नेचर में कोई भी चीज अगर होता है वो तीन चीजों में होता है, तीन फॉर्म में होता है। या तो वो लिक्विड होता है, या तो वो गैस होता है, या तो वो सॉलिड होता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉलिड का बात क्यों कर रहे हैं, लोग सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि सॉलिड में जो इंटरकुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, बहुत ही वो स्ट्रांग होता है, एंड इस वजह से वो सॉलिड कहलाता है। ठीक है, और इन इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसका काफी एप्लीकेशन होता है हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, या फिर इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए हमें क्रिस्टल का हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्रिस्टलोग्राफी टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक। सो क्रिस्टल जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड्स और दूसरा होता है एमरफस सॉलिड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स, वो हम लोग अब आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो अगर क्रिस्टलिन सॉलिड्स का बात करें हम लोग, तो एटम जो होता है वो रेगुलर है ना, रेगुलर पैटर्न या रेगुलर शेप फॉलो करता है, रेगुलर शेप या पैटर्न फॉलो करता है, जो कि एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। ठीक है, या तो स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल, इस किसी भी काइंड ऑफ कोई एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न वो फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि आप इसके नीचे एक डायग्राम देख सकते हो कि इसमें स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ऑफ एटम्स जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में एक रेगुलर पैटर्न में वो वहां पे रखा हुआ है, और वो सभी को मिला दे तो एक वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है ना। तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर में हमारा क्या है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। बट अगर हम लोग एमरफस सॉलिड का बात करें तो उसमें कोई रेगुलर शेप या पैटर्न नहीं होता वहां पे। एटम्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली, है ना। एटम जब इरेगुलरली अरेंज्ड होता है, ठीक है, तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में कि एटम जो रेंडमली कहीं पे भी रखा हुआ है, एंड इसका ये इस तरह का कोई शेप नहीं हो सकता। आप नहीं बोल सकते कि ये सर्कल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्योंकि हमारे हमने ज्योमेट्रिकली इस टाइप का शेप के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये कोई प्रॉपर पैटर्न शेप फॉलो नहीं कर रहा है। So this is the basic difference between crystalline solids and amorphous solids. The next point is that कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है ना। और अगर हम लोग अरे मेल्टिंग पॉइंट इसलिए भी शार्प होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें बहुत ही ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज अरेंज्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, प्रॉपर पैटर्न। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज। और अगर हम लोग एमorphous सॉलिड्स की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो डायग्राम में कि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। एटम्स जहां तहा जैसे भी रखा हुआ है, रैंडमली रखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, कहीं लो है, कहीं हाई है, तो जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम लोग इस टाइप के प्लेन को अगर हम लोग कट करें, ठीक है, हमारे कट करें इस टाइप के पैटर्न को, तो हमें एक किसी ज्योमेट्रिकल शेप का एक हम लोगों को प्लेन मिलेगा, है ना। जैसे कि मान लो स्क्वायर ही ले लो, ये स्क्वायर ही है यहाँ पे, तो इसको आप कहीं से भी कट करो आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप जरूर मिलेगा। लेकिन आप दूसरे वाले डेटे से एमorphous सॉलिड में आप कहीं भी कट करो, आपको कोई एक प्रॉपर शेप पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स कैन बी क्लीव्ड अलोंग डिफरेंट प्लेन्स एंड एमorphous सॉलिड्स अंडरगो इरेगुलर ब्रेकेज। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स में हम लोग कट करने पर प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल शेप का हम लोग प्लेन ऑब्टेन कर सकते हैं, बट हम लोग एमorphous सॉलिड में रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पैटर्न का हम लोग प्लेन ऑब्टेन नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज विद डायरेक्शन, है ना। क्रिस्टलिन सॉलिड्स में डायरेक्शन के साथ साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो वेरी करता है। दैट मींस इट इज एन आइसोट्रोपिक काइंड ऑफ सॉलिड्स। अगर हम लोग एमorphous सॉलिड्स की बात करें तो वहां पे प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है एज द डायरेक्शन चेंजेस। दैट मींस इट इज आइसोट्रोपिक। ओके, सो एग्जांपल की लोग बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग वो क्रिस्टलिन नेचर होते हैं।
and also semiconductors like silicon, germanium are also crystalline in nature. And अगर amorphous solids की बात करें तो silicate glass, teflon are amorphous solids. बात आती है कि लोग amorphous solids प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग अगर किसी भी मेटल को, ठीक है, किसी भी मेटल को हम लोग रैपिड कूलिंग करते हैं, देन वी कैन गेट amorphous solid. या फिर हम लोग किसी मेटल का हम लोग फिजिकल वेपर डिपोजिशन करते हैं, तो that way also we can get amorphous solid. So this was the basic difference between crystalline solids and amorphous solids. So आगे बढ़ते हैं हम लोग. So why to study crystal physics? हम लोग क्रिस्टल के बारे में लोग पढ़ाई कर क्यों रहे? तो मैंने आपको पहले ही बताया. So the next point is that कि हम लोग जो छोटे से लेके बड़ा प्रॉपर्टीज, जितने भी हर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, उन सभी के बारे में हम लोग को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग क्रिस्टल अगर प्रोड्यूस करें, मार्केट में बनाए क्रिस्टल, किसी भी काइंड ऑफ क्रिस्टल, तो इसको हम लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टी के साथ बना सके, प्रॉपर बना सके. एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी क्रिस्टल फिजिक्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डू वी स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर? हम लोग स्टडी कैसे करते हैं आखिरकार? तो हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल अरेज. ठीक है, दैट मींस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. द नेक्स्ट सेकंड थिंग इज दैट कि हर एक एटम के बीच में जो स्पेस होगा, है ना, हर एक एटम के बीच में जो स्पेस होगा इज ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये भी हम लोग एज्यूम करके चलेंगे. एज्यूम नहीं है, एक्चुअली ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ना. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू एनी क्रिस्टल बाय पासिंग एक्स-रेज इंसिडेंट ऑन इट. ठीक है, हम लोग अगर एक्स-रेज ऑब्टेन करते हैं, एक्स-रे पास करते हैं, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, तो हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं. बट द हियर क्वेश्चन कम्स, व्हाई एक्स-रेज ओनली इज पास्ड हियर, व्हाई नॉट एनी अदर रेज लाइक गामा रेज और एनी काइंड ऑफ रेज? सो द आंसर इज दैट कि हमने आपको पहले से बताया कि हर एक एटम के बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का है. तो हमें जो रेज यूज करना है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, वो भी इसी रेंज के अंदर होना चाहिए, है ना. तो इस रेंज 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज के अंदर जो आता है हमारा, वो होता है हमारा एक्स-रे. एंड देयरफॉर वी यूज एक्स-रे यहाँ पर, है ना. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, हाँ, अब लोग कुछ छोटे-छोटे चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है? अब किसी भी बिल्डिंग चीज का, है ना, किसी भी बिल्डिंग यूनिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं. अब अपने घर का ही एग्जांपल ले लो, है ना, सबसे आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, तो क्या है कि ईंट जो है आपका एक यूनिट सेल है, क्योंकि ईंट को हम लोगों ने रखा, फिर उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर रखा, एक पैटर्न के साथ हमने उस ईंट को बार बार रिपीट करा. बार बार रिपीट करने के बाद एक बिल्डिंग बना, बिल्डिंग के अंदर एक कमरा बना, हॉल बना, किचन बना. ठीक है, तो प्रॉपर एक शेप का हमारा स्ट्रक्चर बना. तो हमारा ये घर का जो एग्जांपल लिया हमने, उसमें यूनिट सेल क्या हो गया हमारा? वो ईंट हो गया. यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि स्मॉल स्मॉल यूनिट सेल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक प्रॉपर पैटर्न में हमने इस यूनिट सेल को प्लेस किया है, और वो यूनिट सेल वो बार बार रिपीट हो रहा है. आप देख सकते हो, बार बार वो यूनिट सेल रिपीट हो रहा है. ठीक है, और वो रिपीट करने के बाद एक प्रॉपर पैटर्न बनाया, एक स्क्वायर. और अगर 3D में इसे देखा जाए तो वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, सो व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग यूनिट ऑफ having definite arrangement of atoms, ions or molecules which is repeated to form a crystal is called as the unit cell. ठीक है, आई होप आपको यूनिट सेल समझ में आया होगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टलोग्राफी स्पेस लैटिस एंड एटॉमिक बेसिस. सो आपको हम बता दो, कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो 2 चीज से बना होता है. द फर्स्ट थिंग इज स्पेस लैटिस एंड द अनदर थिंग इज एटॉमिक बेसिस. ठीक है, स्पेस लैटिस आपको दिख ही रहा है कि एक पॉइंट साइज लैटिस को हमने एक प्रॉपर पैटर्न दिया है. ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है.
और उस लेटिस को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे प्रॉपरली, वो बन जाएगा, तो हमें एक 3D स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, एटम्स के साथ हम लोग जब उसे जोड़ देंगे तो हमें बेसिस मिलता है। ठीक है, और वो दोनों मिलके हमें एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। सो अगर हम लोग क्रिस्टल एक्सेस और लेटिस एक्सेस की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोगों ने देखो कि यहाँ पर प्रॉपर अरेंज्ड पैटर्न लेटिस का हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने 3 एक्सेस लिया है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो नीचे में आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ए वेक्टर shows the direction of x axis, b direction shows the direction of y axis, and c vector shows the direction of z axis. So these are crystal axis और lattice axis. अगर हम लोग 3D में बात करें हम लोग अगर, ठीक है, तो अगर तो 3 एक्सिस है हमारा यहाँ पे, x y एंड z। x एक्सिस को a वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को b वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड z एक्सिस को c वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, z और y एक्सिस के बीच में एंगल है हमारा अल्फा, y और x एक्सिस के बीच में हमारा एंगल है गामा, एंड x एंड z एक्सिस के बीच में हमारा एंगल जो है वो हमारा बीटा। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि द स्ट्रक्चर विल बी क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी आर बेसिस फैक्टर, वो तो आपको पता ही है, पहले ही बताया मैंने। एंड हेयर अल्फा बीटा और गामा जो है वो इंटरफेसियल एंगल है ना। सो आइए हम लोग देखते हैं। सो क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेविस लैटिसेस। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन वेक्टर दैट इज ए बी एंड सी कि तीनों एक दूसरे का बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा ब्रेविस लैटिस बनेगा। ठीक है, अगर एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल तीनों इक्वल है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एंगल तीनों इक्वल नहीं है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो उन चीज के बारे में लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। उससे पहले आपको बता दूं कि ब्रेविस वाज एक साइंटिस्ट, है ना। उसने ये मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि हम लोग लेटिस पॉइंट्स को, अगर लेटिस कोई भी लेटिस पॉइंट है और उसके सराउंडिंग में अगर हम लोग उसके आइडेंटिकल सराउंडिंग चाहिए, है ना, उसके आइडेंटिकल सराउंडिंग चाहिए, then there are only 14 different ways of arranging lattice points. Total 14 different ways ये कि हम लोग lattice points को arrange कर सके so that we can get a identical surrounding. And these 14 different ways are called as Brevis lattices. And उन्होंने ये मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सो पहला लोग स्ट्रक्चर लेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर है मतलब कि साइड ए बी और सी तीनों ही इक्वल होगा, और एंड आल्सो एंगल अल्फा बीटा and gamma will be equal to 90 degree. If you talk about Brevis lattices, so it will contain simple centered, body centered and face centered. ठीक है, next thing is about tetragonal. tetragonal में क्या होता है कि a is equal to b तो होता है but b is not equal to c होता है, but all the angles that is alpha beta and gamma will be equal to 90 degree, and here the Brevis lattices will be simple and body centered. If you talk about orthorhombic, here alpha beta and gamma तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, बट एंगल दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ब्रेविस लैटिस की बात करें हम लोग तो सिंपल होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, बेस सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी ए बी और सी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ब्रेविस लैटिस की बात करें हम लोग यहाँ पे सिंपल और एंड बेस सेंटर्ड होता है। ट्राइक्लिन की हम लोग बात करें अगर, तो तीनों साइड ही इक्वल नहीं होते हैं एंड एंगल भी तीनों इक्वल नहीं होते। और अगर ब्रेविस लैटिस की बात करें तो डेट विल बी सिंपल। ट्राइगोनल की बात करें हम लोग तो ए विल बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा बट विल नॉट बी इक्वल टू गामा, दैट इज इक्वल, सॉरी,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट ऑल दिस थ्री विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड ब्रेविस लेटिस विल बी सिंपल। हेक्सागोनल की बात करें हम लोग तो a इज इक्वल टू b तो होगा बट इज नॉट इक्वल टू c होगा, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बट गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री एंड ब्रेविस लेटिस विल बी सिंपल। सो दिस वे आर द 14 डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटिस, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, है ना। So first thing we will study about the coordination number. So आपको यहाँ पे एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में आप देखो एक रेड कलर का एक एटम है, ठीक है। और वो एटम के अराउंड जो रेड रेड है ना, बिल्कुल रेड रेड, वो उस एटम के अराउंड वो एटम जो उसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम, कोई भी एटम जितने इसके सराउंडिंग में जितने एटम से कनेक्टेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटर में जो एटम है उसके सेंटर में रेड कलर के टोटल 6 एटम, दिस 1 2 3 4 5 6, सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, है ना। कि किसी भी एटम के अराउंड जितने एटम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। द नेक्स्ट थिंग इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी दो एटम, ठीक है, जो उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस तो हमें पता ही है, बेसिकली एटॉमिक रेडियस विल बी हाफ ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। सो हम लोग जब एटम को अरेंज करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटम को लोग अरेंज करते हैं तो क्या होता है कि एटम के बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड, है ना। और वो जो स्पेस होता है एटम के बीच में उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। सो बेसिकली अगर डिफिनेशन को हम लोग बात करें तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा होता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसके हम लोग कुछ पैरामीटर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होता है एंड डायमंड स्ट्रक्चर के लिए 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें हम लोग तो सिंपल क्यूबिक के लिए 6 होगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8 होगा, फेस सेंटर्ड के लिए 12 होगा एंड डायमंड स्ट्रक्चर के लिए 4 होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें हम लोग तो सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर्मूला जो होगा वो a होगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा a इंटू रूट 3/2, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक इट विल बी a रूट 2/2, फॉर डायमंड स्ट्रक्चर विल बी a रूट 3/4, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एटॉमिक रेडियस। द फॉर्मूला फॉर एटॉमिक रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक इज a/2, फॉर बॉडी सेंटर्ड इट इज a रूट 3/4, face centered cubic will be a root 2/4 and for diamond structure it will be a root 3/8, and the volume of the unit cell will be a cube for all 4. Atomic cracking factor for simple cubic is 0.52, for body centered it is 0.68, for face centered it is about 0.74 and for diamond structure it is about 0.34. तो लास्ट में एग्जांपल्स हमने लिया है क्यूबिक के लिए पोलोनियम, बॉडी सेंटर्ड के लिए सोडियम, लिथियम एंड क्रोमियम, फेस सेंटर्ड के लिए एल्युमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर एंड फॉर डायमंड स्ट्रक्चर के लिए हमने लिया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो आपको ये चीज याद करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स सिंपल के लिए क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होता है, फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबिक के लिए, सेंटर्ड के लिए, बॉडी के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो चलो हम लोग कुछ और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो मान लो कि वॉल्यूम में किसी भी यूनिट सेल का वो v है और डेंसिटी है, उसे हमने रो से डिनोट किया।
the mass of each unit cell will be rho into v, that is density into v, है ना. मान लो कि m be the mass, sorry, atomic mass of any atom and na be the Avogadro's number. So mass of each atom या फिर molecule will be equal to atomic weight divided by Avogadro's number. Now let n be the number of atoms molecules per unit cell. So mass of each unit cell will be equal to n into m by na. और आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 में देखो मास ऑफ ईच यूनिट सेल इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम था, एंड इक्वेशन 2 में देखो मास ऑफ ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू n into m by na. तो वहां से हमने डिराइव किया कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n into m by na, एंड देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू n into m divided by volume into Avogadro's number, या फिर v is equal to n into m divided by density into Avogadro's number. So these two formulas are very important, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, एल्युमिनियम हैज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स एटॉमिक वेट इज 27 एंड लेटिस पैरामीटर इज 4.05 एंगस्ट्रॉम. सो यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करना है टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉलोड बाय एल्युमिनियम, है ना. तो यहाँ पे हमें डेंसिटी दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ए का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज लेटिस पैरामीटर को हम लोग ए बोलते हैं, दैट इज 4.05 एंगस्ट्रॉम. उसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 10 का पावर -8. एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 6.022 into 10 का पावर 23, एंड फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, वी नो दैट. सो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है द टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब कि किस तरह का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और व्हाट, है ना. सो फॉर दैट हम लोग को n का वैल्यू पता होना चाहिए. अगर 1 होगा तो क्यूबिक होगा, 4 होगा तो वो बॉडी सेंटर्ड होगा. तो हम लोग को n का वैल्यू यहाँ पे बेसिकली फाइंड करना है. तो हम लोग फॉर्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू n into m by v na. सो हमें यहाँ पर n को छोड़ के बाकी सभी चीज का वैल्यू पता है, तो हमने सभी का वैल्यू पुट कर दिया. तो यहाँ पे हमने सभी का वैल्यू पुट कर दिया, तो उसके बाद हमारा n का जो वैल्यू आया वो हमारा 4 है. सो 4 n का वैल्यू 4 जो था वो सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए था, है ना, सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए था. सो देयरफॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए था. तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो यहाँ पे टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर है ऑफ एल्युमिनियम वो हमारा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है. So the next question is molybdenum has BCC structure, है ना, यहाँ पे BCC structure. So BCC structure से हमें पता चला कि हमारा n का जो वैल्यू होगा वो that will be equal to 2, है ना. तो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है. और यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेटिस कांस्टेंट दैट इज a is equal to 3.15 एंगस्ट्रॉम. एटॉमिक वेट दिया हुआ है मोलिब्डेनम का दैट इज 95.94 एंड एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ है. सो बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो उससे हमने ये पता चल गया कि n का वैल्यू जो हमारा 2 है, m का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू भी हमें गिवन है. बट सो हमें पहले फाइंड करना है एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला हमारा होगा फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर इट इज √3/4 into a. सो 3/4 into a का वैल्यू हमें दिया हुआ है, it is 3.15 into 10 का पावर -10 is equal to 1.363 into 10 का पावर -10 मीटर. अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है n into m divided by na by v. सो हमने सभी का वैल्यू पुट कर दिया एंड वी गॉट द मास डेंसिटी इज 10194 kg per meter cube, है ना. So the next question is calculate density of GaAs using following data. ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ Ga दिया हुआ है दैट इज 69, एटॉमिक वेट ऑफ AS दिया हुआ है इक्वल टू 74, एंड लेटिस कांस्टेंट फॉर GaAs इज इक्वल टू 5.6 into 10 का पावर -8, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 दैट इज n का वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ है. सो हमें यहाँ पे डेंसिटी फाइंड करना है.
So we'll put here the formula of density, that is n into m divided by Avogadro's number into volume. So n का वैल्यू हमारा 4 है, हमारा मोलिकुलर वेट जो हो जाएगा 69 plus 74 is equal to 143 divided by 6.022 into 10 का पावर 23 into वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग ए क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब की जगह पे हमने लिख दिया 5.6 into 10 का पावर -8 क्यूब। ठीक है, so after calculating we got the value of density as 5.409 gram per centimeter cube। ठीक है, तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल को देखा। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट लेक्चर फॉर हम लोग इतना ही पढ़ाई करेंगे, एंड फॉर आगे टॉपिक में हम लोग मिलर इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।